हेलो दोस्तों, वेलकम जल सिंह बाय स्टडी चैनल में। दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 में कृषि के पार्ट को पढ़ा था। तो दोस्तों, आप अगर भूगोल की एनसीईआरटी बुक के अनुसार पढ़ना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान के लैब असिस्टेंट की भर्ती की, तो कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो। चलते हैं दोस्तों, कल हमने चाय तक पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कॉफ़ी की। कॉफ़ी भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। यानी भारतीय कॉफ़ी अपनी जो गुणवत्ता है ना, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है विश्व में। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपने देश में जो कॉफ़ी है वो कौन से किस्म की पाई जाती है। फिर वहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन आएगा अरेबिका। तो अरेबिका आंसर आपको कर लेना है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। अब यमन कोई क्षेत्र का नाम है जहाँ से लाई गई थी अरेबिका किस्म की कॉफ़ी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है और इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी। बाबा बुदन पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये दोस्तों भारत में जो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं, इनमें इन नीलगिरियों की पहाड़ियों के आसपास आज भी इनकी खेती की जाती है। ये दे रखा नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं भारत में, दक्षिणी भारत में। वहाँ पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी वही हैं, वहाँ पर इनकी खेती की जाती हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ ना, उससे पहले शुरुआत हुई है कॉफ़ी की खेती करने की। और ये कॉफ़ी की अरेबिका किस्म की कॉफ़ी भारत में पाई जाती हैं, बोई जाती हैं और विश्व में बहुत प्रसिद्ध है भारत की कॉफ़ी। और ये यमन से लाई गई थी शुरुआत में। चलते हैं, बागवानी फसलें क्या हैं। बागवानी फसलें सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। 2018 में भारत का विश्व में फल और सब्जी के मामले में यानी उत्पादन करने में चीन के बाद दूसरा स्थान रहा। अधिकतर भारत में जितने भी चीज़ें आई हैं अब तक दूसरे स्थान पर ही आई है, यानी भारत दूसरे स्थान पर ही रहा है, वो भी किसी न किसी देश से। तो जैसे चीन से, तो चीन की खेती गन्ने की रही, तो गन्ने की खेती में भी भारत से तो पीछा है। बस जनसंख्या में भारत फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय भारत में दोनों ही फल पाए जाते हैं और 3 ऋतुएं। और यहाँ भारत में सब कुछ है, केवल मतलब यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है कई क्षेत्रों पर, यहाँ बारिश भी होती है कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा, कई क्षेत्रों में कम, कई क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा धूप निकलती है, कई क्षेत्रों में बहुत कम धूप निकलती है। यहाँ पर बहुत कुछ है भारत में। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम बहुत फेमस हैं। नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, नागपुर और चेरापूंजी, जहाँ पर मेघालय में बहुत ज़्यादा मासिन राम में बारिश होती है, वहाँ पर संतरे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, संतरे बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले बहुत प्रसिद्ध हैं। केरल के केले, मिजोरम के केले, महाराष्ट्र के केले, तमिलनाडु के केले बहुत प्रसिद्ध हैं। यूपी, बिहार की लीची बहुत पसंद है, यानी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती की जाती है लीची की, यूपी और बिहार में। मेघालय में अनानास भी किए जाते हैं। और एक चीज़ और की जाती है, अभी पढ़े थे, संतरे। जो मेघालय, पूरे मेघालय में संतरे खेती नहीं की जाती, वहाँ पर कुछ स्थान है चेरापूंजी, उसमें की जाती है संतरे खेती। और नागपुर में भी संतरे खेती की जाती है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर बहुत प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर बहुत प्रसिद्ध हैं तथा हिमाचल प्रदेश के और जम्मू कश्मीर के सेब या नाशपाती कह सकते हैं आप, या खुबानी भी कह सकते हैं, या अखरोट भी कह सकते हैं, जो विश्व भर में बहुत ज़्यादा मांग है और वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने भारत में से आदान प्रदान होता है।
चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये रही अखरोट। ये अखरोट है, झोरे हुए हैं अभी, इनको सुखाया जाता है, फिर इनके अंदर से अखरोट निकलती है। तो सेव की खेती ये रही। सेव की खेती कहाँ की जाती है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। अखरोट की भी यहीं पर की जाती है, अनार की भी यहीं पर की जाती है, नाशपाती की भी यहीं पर की जाती है, खुबानी की भी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में यहीं पर की जाती है। अब भारत का मटर और फूल गोभी और प्याज और बंद गोभी और टमाटर और बैंगन और आलू, इनका उत्पादन का प्रमुख स्थान कशा कशा है उनको पढ़ लें। दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं, ये है मटर की खेती, ये मटर आ रहे हैं इसमें। और ये है फूल गोभी की खेती, ये है टमाटर की खेती, ये है बैंगन की खेती। तो अब अखाद्य फसलें जिन्हें हम खा नहीं सकते और रोपण फसल के अंतर्गत आती हैं। चले आगे। रबड़, ये अखाद्य फसलें हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते हैं। तो रबड़ एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र भूमि की जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है और इसे मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और ये गारो की पहाड़ियों से उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और पानी भी बहुत ज़्यादा होता है। समुद्री इलाके हैं, समुद्र के आसपास रहने वाले इलाके हैं इसलिए। अब आती हैं दोस्तों रेशेदार फसलें, जिनमें है कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, जो भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं, जिनमें है कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं। कौन सी है? कपास की कृषि। और चौथा रेशम है, जो कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। याद कर लेना, रेशम है ना, कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। यह है दोस्तों कपास की खेती, जिनसे रुई पैदा होती है। ये रही। अब कपास के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का एक मुख्य कच्चा माल है। कपास मुख्य उत्पादन के में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। यानी भारत में अब तक इतना पाठ पढ़ लिए, पर दूसरा स्थान रहा है हर चीज में। एक चीज में तीसरा रहा है, वो रहा है, अभी याद नहीं आ रहा। 2017 के अनुसार है ये। दक्कन का पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो काली मिट्टी है वो कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा मानी जाती है, ऊर्जावान। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, क्योंकि हल्की वर्षा की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि चिकनी मिट्टी में कम पानी में ही पैदा हो जाती है। वह क्या है? चिकनी मिट्टी पानी को सोखती कम है, पानी को जमीन में कम रमता है, वो चिकनी मिट्टी होती है। सिंचाई 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। 6 से 8 महीने लग जाते हैं कपास की फसल को पककर तैयार होने में। अब महाराष्ट्र और गुजरात और एमपी और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तमिलनाडु और पंजाब, हरियाणा और यूपी, ये कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, जहां पर कपास बहुत ज़्यादा पैदा होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, ये दक्षिणी इलाके समुद्र के आसपास वाले आ गए। और ये दोनों, ये एमपी बीच में आ गया, यानी भारत का बीचों बीच वाला राज्य।
हरियाणा, पंजाब और यूपी ये ऊपर वाले राज्य आ गए। यहाँ पर भी कपास पैदा होती है और चावल भी पैदा होते हैं, गेहूं भी पैदा होते हैं। जूट, जूट क्या है? जूट के बारे में जान लेते हैं। जूट का सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बाद बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और पश्चिम बंगाल और बिहार और असम और उड़ीसा और मेघालय में जूट की फसल का मुख्य उत्पादक राज्य रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी आता रहता है बारिश में और नई मिट्टी पानी के साथ में आती रहती है। इसलिए जूट नई मिट्टी में जल निकास होना चाहिए और उर्वरक मिट्टी भी होनी चाहिए, उसमें उगाई जाती है जूट। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु और धागे व गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशम और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी जूट की मांग कम हो रही है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार क्या है? जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में भी अभी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है, यानी बारिश के पानी पर और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है ज़्यादातर किसान। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कृषि की जगह घटती जा रही है। इससे 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत और सुधार करने के लिए जोतों की तकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1952 से 1957 के अंतर्गत चली थी, तो भूमि सुधार और मुख्य लक्ष्य था उनका प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण, यानी आने वाले बड़े बूढ़ों का अधिकार होने के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य है और था। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु उनके लागू करने में उनकी ढील की गई थी। सन 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की थी और आर्थिक मंदी भी 1960 और 1970-80 में छाई थी। तब इंदिरा गांधी का शासन भी आ चुका था। तो भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधारकों के लिए नई शुरुआत की है और पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और सवित क्रांति है जो ऑपरेशन फ्लड कहलाती है। हरित क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था। इसलिए 1980-1990 के दशक में व्यापक और भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। व्यापक यानी व्यापार का भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। ये संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। बैंकों की स्थापना की गई, ग्रामीण बैंक खोले गए, सहकारी समितियां खोली गई, निजी कारखाने खोले गए और कई ग्रामीणों में बहुत सारी चीज़ें खोली गई। तब जाकर भारत आज विकसित होने के कगार पर आ रहा है। धीरे धीरे भारत क्या है,
बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की। अगर कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर बीमा मिलेगा सड़क दुर्घटना में या किसी कारणवश, उसके लिए LIC करवानी पड़ती है, इंश्योरेंस। ये हैं दोस्तों कृषि में उपकरण। ये बुआई के टाइम पर लगाए जाने वाले जो भारत सरकार द्वारा खोज हुई थी उस टाइम के उपकरण, ये इमेज दी गई है। तो ये बुआई हो रही है। आजकल तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, बोने से लेकर काटने तक और सब कुछ आ चुका है। आज ज़्यादा सुविधा हो चुकी है, इतनी मेहनत नहीं है, फिर भी है थोड़ी बहुत। तो बिन मेहनत तो कुछ भी नहीं। PAIS की शुरू की थी। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी किसानों के लिए मौसम की जानकारी की बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों के और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। एक पोर्टल भी दे रखा है, किसान पोर्टल वेबसाइट, जो फार्मर गवर्नमेंट और इन या फार्मर होम एस्पेक्ट्स से कृषि, बागवानी, कृषि योजनाएं आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप इस पोर्टल पर खोज सकते हैं, जान सकते हैं, लाभ के बारे में चर्चा कर सकते हैं। चलो भूदान और ग्राम दान के बारे में पढ़े। भू यानी जमीन का दान करना, गांव में गांव की दातारी। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में उससे सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, उनको अपनाकर आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। उनकी गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी अवस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनको संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। और एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली से बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा नहीं किया, परंतु उसका आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनकी जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना जाता है। जो गांव में बड़ा बड़ा जागीरदार होता है तो वह दान करता है, उसे भूदान कहते हैं। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया कि कुछ जमींदारों ने, जो ने गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की थी। इसे ग्राम दान कहते हैं, यानी जिनके पास में भूमि नहीं थी बिल्कुल भी, उनको गांव दिया, उनका गांव बसाया गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि को एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया है। विनोबा भावे द्वारा ये किया गया है ना, भूदान ग्रामदान, ये आंध्र प्रदेश में किया गया था ना, ये रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया इसे। अब आती है कृषि के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान क्या क्या है। देश के स्तर पर रोजगार, अर्थव्यवस्था और उत्पादन में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में यानी 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2010 और 11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविकाओं का साधन तैयार हो चुका था और साधन थी 2010 से 11 तक। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी
प्रकार की गिरावट और प्रतिगतिरोध अर्थव्यवस्था के लिए अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवा और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। यानी मौसम विज्ञान, बागवानी विकास केंद्र की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र और विश्वविद्यालय की स्थापना और भारतीय कृषि अनुसंधान जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, ये आधुनिकीकरण के आगे के लिए बढ़ावा के लिए बहुत ज़्यादा विकास के लिए आवश्यकता थी, तो इनका निर्माण किया गया, तब जाकर भारत आज इस लेवल पर है। तालिका 4.1 स्पष्ट करती हैं कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पादों में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे और कृषि में विकास दर कम होती जा रही थी, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, यानी पड़ा था। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि प्रतिशत में क्या रहा मामला? खंड 2013 और 14, 2014 और 15, 2015 और 16। अब कृषि में क्या 2013-14 में क्या रहा है? 4.2% सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। फिर 15 में 2014-15 में -0.2% पर गया। फिर 15-16 में 1.1% पर वृद्धि हुई। उद्योग में 5% वृद्धि रही थी और 2013 में 14 में, तो 14-15 में रही थी 5.9%, यानी बढ़ोतरी। फिर 2015-16 में रही 7.3%, इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, थोड़ी कृषि में कमी हुई थी। सेवाएं में 7.8, इसमें 2013-14 में बढ़ोतरी हाई लिस्ट में थी 7.8 पर। 2014-15 में रही थी 10.3, इसमें बहुत ज़्यादा सेवाएं हुई थी। और 2015-16 में सेवाएं 9.2 हुई, इसमें घट गई थी। सकल घरेलू उत्पाद 6.6% 2013-14 में रही है, तो 14-15 में रही है 7.2%, और 2015-16 में रही सकल घरेलू उत्पाद में 7.6%, यानी इसमें वृद्धि हुई है उद्योग और सकल घरेलू उत्पाद में। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2016, कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर साहसशाही करने से उत्पादन और लागत बढ़ती रही है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद हैं जिन पर आयात कर घटाने पर भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं, यानी कृषि में रोजगार घटते जा रहे हैं और किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं। देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए कृषि के लिए और भूमि में घट रही मामलों के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। इनके बारे में कोई योजना बनानी चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। पर अभी तो खेतों में इतनी बुरी मुश्किल आ जाती है, खाद नहीं मिलता, खाद की बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब वैश्वीकरण क्या है? विश्व के स्तर पर कृषि का प्रभाव क्या रहा? वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। ये उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी और आज भी यही है। 19वीं शताब्दी में भी जब यूरोपीय व्यापारी भारत में आए थे, तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिणी भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि आज
आज भी गरम मसाले भारत में निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं और ब्रिटिश काल में भी अंग्रेज व्यापारी के भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने सन 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन की सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक कच्चा उद्योग था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चा उद्योग था, क्योंकि यहाँ पर क्या भारत से कपास में खेती में बहुत ज़्यादा होती थी और यहाँ से कच्चे माल ले जाए निर्यात होती थी। तो 1917 में बिहार एवं चंपारण आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसमें नील की खेती में सुना होगा अपने बारे में। नील की खेती में ये उस टाइम का अखबार है, द सीड्स ऑफ फार्मर सीड्स, यानी किसान बीज बो रहा है। अकड़ती लाई में भूमि में दरारें पड़ी हैं, पानी कमी है। वर्ल्ड फूड डे थीम इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी, ये भोजन के लिए जो फल फूल हैं और ये सब्जियां हैं। माल था, यह किसान इसलिए भड़के क्योंकि इन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था और नील की खेती करवाते थे जबरदस्ती। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। चावल, कपास और रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी भारतीय जो किसान कृषि करते थे विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में समर्थ थे, क्योंकि उनकी देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता नहीं दी जाती थी, सहायता नहीं थी, इसलिए असमर्थ थे। ये चित्र में आप देख सकते हैं कीटनाशकों को मारने के लिए भारी मात्रा में जो दवाइयाँ छिड़क रहे हैं। क्या भारत में व्यापार के रूप में प्रयुक्त जीन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं? यह दोस्तों सागौन के क्लोन का उत्तक संवर्धन है। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। दोराहे पर इसलिए है क्योंकि दो रास्ते पर इसलिए हैं क्योंकि भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है, तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वादा किया था कि, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी हुई है। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग में जलभृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है, यानी घटना भूमि के खपत कम हो गई, ऊर्जावान नहीं बची हुई है। तो आज इन जीन क्रांति संकेत शब्द आते हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों से निर्मित रसायन के बिना भी की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्न की खेती ही होती जा रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग, अबार की टाइम 141 करोड़ जनसंख्या है, तो अभी 83.3 करोड़ लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर यानी आधा बीघा तो होगा ही। तो आप कम कृषि भूमि आती है, यानी जितनी जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि की भूमि तो घटती जाएगी। अब जनसंख्या इतनी है, त्रिभाग पे हो गई जनसंख्या,
तो ये इतनी सी जमी बची कृषि के लिए। समझ में आया? 1/3 पर है अभी। भारतीय किसानों को सस्यावर्धन करना चाहिए और खाद्यान्न के स्थान पर कीमती फसल उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरणीय निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधि और पौधों और बायोडीजल फसलों, जट्रोफा और जोजोबा फूलों और सब्जियों को लगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलों लगाकर उपयोग किया जा सकता है। ऐसा बता रहे हैं कि जट्रोफा, जोजोबा, बायोडीजल फसलें आदि बो सकते हैं महंगी आमदनी वाली, जिससे भारत ऊपर की ओर जाएगा, विकसित देश की ओर कारगर करेगा। इसको भी पढ़ लेते हैं। अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को लगाकर शस्य प्रारूप परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा, यानी लेना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हम भी चिली और इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्था को अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पाद, फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। क्या हम ये खतरा मोल लेने के तैयार हैं? इस विषय पर वाद विवाद भी आप कीजिए, समझिए। ये पार्ट होता है द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। क्लास लगे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सपोर्ट कीजिए अगर अच्छी लगे तो आपको। और तब तक के लिए बाय, जय हिंद।